अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी और हमने फ्री फॉल केस डिस्कस किया था जब एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है और उसमें कंडीशंस देखी थी कि जब डाउनवर्ड मूव करती है तो मोशन ऑफ इक्वेशंस में क्या फ़र्क आता है और वो क्या बन जाती हैं, है ना। हमने क्या देखा था कि वी आई ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब हम उसे रेस्ट से फेंक रहे हैं ना, ऊपर हमने बॉल को पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। जब बॉडी ऊपर से नीचे मूव करती है, कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे जब मूव करती है, फ्रीली फॉल करती है, तो एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव जी के इक्वल होता है, ठीक है। और हम उसका डिस्टेंस कवर्ड को हाइट से चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज। तब हमने ये इक्वेशंस बनाई थी। आज हम इसका अपोजिट केस देखेंगे जब हम एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है। हम अगेन केसेस लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ताकि ड्राइव करने में आसानी हो। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या होती है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है टू ए एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। हम यहाँ पर एक्सचेंज कर देते हैं वी आई को यू से और वी एफ को वी से, ठीक है। ये इसलिए कि ये हमारे पास एक तो इक्वेशन में हमारे पास एक ही बचेगा, हम वी एफ वी आई लिखने की बजाय ये लिख देंगे। और दूसरा, हमारे ए लेवल्स में वी एफ को उसने वी से डिनोट किया हुआ है और वी आई को यू से, इसलिए भी हमने ऐसे किया, ठीक है। अब हम एक देखते हैं कि ये बॉल है, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डाला है, ठीक है। अच्छा, जब हम बॉल हमारे हाथ में थी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब बॉल को हम थ्रो करते हैं ना अपने हाथ से जब थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। मीन उसकी वी आई वेलोसिटी होगी। हम उसे वी आई वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और बॉडी ऊपर जाती है, जब मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन पता चली हमें। अच्छा, और दूसरा, ये दरमियान वाला डिस्टेंस ये पहले की तरह हाइट है, ठीक है। और एक और फ़र्क है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो नेगेटिव जी के इक्वल होगा। एम आई क्लियर। अब इन कंडीशंस को हमने इनमें पुट करना है, तब जो हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे वो बॉडी के वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने के जो केसेस हैं वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब इसको देखें, वी एफ क्या है, ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी आई यू प्लस ए को हमने किससे करना है, माइनस जी से, माइनस जी इंटू टी। क्या बन जाएगा, यू माइनस जी टी, यू इज़ इक्वल टू जी टी। माइनस यू इधर आया, इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, यू इज़ इक्वल टू जी टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यू या इनिशियल वेलोसिटी, वी आई इज़ इक्वल टू जी टी, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज़ इक्वल टू वी आई या यू ओवर जी टी, सॉरी ओवर जी, ठीक है। मैं यहाँ यू लिख रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा, ये टाइम आ गया। अब इसके बाद हम इन्हीं कंडीशंस को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। क्या आ जाता है हमारे पास, एस को हमने किससे चेंज करना है, एच से। एच इज़ इक्वल टू वी आई टी, वी आई तो हमारे पास है ना, वी आई टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। एम आई क्लियर। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन थर्ड को हमने चेंज करना है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, टू माइनस जी इंटू एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर क्या है हमारे पास, ज़ीरो माइनस वी आई का स्क्वेयर
माइनस वी आई स्क्वेयर, ये -2gh इज इक्वल टू -vi का स्क्वेयर। तो अब हमने इसका स्क्वेयर रूट लेना है पहले तो, और दूसरा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, वी आई किसके इक्वल हो जाएगा 2gh होल अंडर रूट के। ये वो कंडीशंस हैं, इसके अंदर पहली वाली और इन कंडीशंस में फ़र्क नहीं आया सिवाय इसके, ठीक है, फ़र्क नहीं आया। लेकिन हमें यहाँ से एक केस पता चला कि जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है ना, तब उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है जहाँ पर उसका वेट एक्ट करता है। लेकिन जब हम बॉडी को अपवर्ड मूव कराते हैं तब उसका एक्सेलरेशन पहले के एक्सेलरेशन के अपोजिट हो जाता है, तो इसलिए हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, समझ आ गई है। इसके बाद हम न्यूटन लॉज को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत कॉमन है, आपको आती भी हैं। न्यूटन लॉज, ठीक है, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भाई न्यूटन कौन था, फलां फलां फलां। अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्लियर करूंगा। ये क्वालिटेटिवली डिफाइन फोर्स, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी है वो रेस्ट में पड़ी है, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। एक बॉडी है वो हमें मूव कर रही है, तो वो हमेशा मूव करती रहेगी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। तो वो ये कहता है, वो हमें ये यहाँ फोर्स की डेफिनेशन हमें बता रहा है, लेकिन वो हमें ये नहीं बता रहा कि फ़ोर्स का क्या रिलेशन है उस बॉडी की मूवमेंट से, बॉडी के एक्सेलरेशन से। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ज़ीरो क्यों रहता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ज़ीरो है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तब भी फोर्स ज़ीरो होती है। तो वो यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं बता रहा। लेकिन जो न्यूटन का सेकंड लॉ है हमारे पास, सेकंड लॉ, ये क्वांटिटेटिव डिफाइन फोर्स, ये क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है फोर्स को। कैसे, ये बताता है हमें कि जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो फोर्स जो होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और एक्सेलरेशन ये उस सूरत में होता है जब हमने एक्सेलरेशन को फोर्स के अकॉर्डिंग देखा है। अच्छा, याद रखें, जब हम इक्वेशन में किसी को एक को दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हों, अगर कोई तीसरा कंपोनेंट हो तो हम उसे कांस्टेंट रखते हैं, वरना हम रिलेट नहीं कर सकते। जैसे हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू ma होता है, तो F को हम यहाँ एक्सेलरेशन को फोर्स से वो कर रहे हैं, फोर्स से रिलेट कर रहे हैं, तो मैस को हम यहाँ क्या कर देंगे, कांस्टेंट, ताकि मैस का इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, मैस की वजह से इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े। अच्छा, तो यहाँ पर मैस को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन आया, डायरेक्ट रिलेशन आया। अब हम फोर्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तब एक्सेलरेशन और मैस का क्या रिलेशन आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। और ये इक्वेशन क्या बन जाती है, ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, जो कि हमारे पास इसे सॉल्व करके आ जाता है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमें फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात निकल आई है, तो मैं आपको प्रोपोर्शनल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, इससे आपको बहुत आसानी होगी। वो ये है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए, प्रोपोर्शनैलिटी ना हो, वो आपको एक इक्वेशन दे देता है सिंपल सी, जैसे हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ले लें, सिंपल ले लें, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि अगर वो एक इसका रिलेशन पूछ लेता है इससे, कि इसका रिलेशन मैस 2 से क्या होगा, ठीक है, या वो इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड में जब पूछता है ना, तब तो सिंपल होता है कि फोर्स जो उसके नॉमिनेटर में है
तो वो डायरेक्टली होगी, डिनोमिनेटर में है तो वो इन्वर्सली होगी। जब वो इक्वेशन की एक ही साइड में रिलेशन आपस में पूछ लेता है तब थोड़ा अपोजिट हो जाता है, कि जब एक दूसरे के सामने हों तब इन्वर्स रिलेशन होता है, और एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हों तब कौन सा रिलेशन होता है, तब ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब यहाँ पर m1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m2 के, और आर स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m2 या m1 के। एम ए क्लियर? जब हम इक्वेशन की एक साइड की बात करते हैं तो जो मल्टीप्लाई चीज़ें हो रही होती हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं, और जो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। पी मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, मैस और वेलोसिटी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब फोर्स को हमने मोमेंटम में देखना है। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन हम क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? पी एफ माइनस पी आई। मैं डेरिवेशन पूरी नहीं कर रहा, आप सबको आती है, ये आप 9 से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और टी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर, यहाँ पर भी हम टाइम का एक पार्ट लेते हैं जो दो इंटरवल्स के दरमियान होता है, तो उसे हम डेल्टा टी लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास क्या? फोर्स, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूला आप सबको आता है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बहुत टिपिकल वो स्टेटमेंट दे देता है, लेकिन आंसर उसमें ही होता है। वो क्या करता है? वो कहता है कि एक बॉडी है, वो इतना स्पीड से मूव कर रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी इतना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतना है, और उसको टाइम इतना लगा। वो हमें ये चीज़ें दे देता है और वो फोर्स भी दे देता है। तो वो कहता है कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी कैलकुलेट, हमें वो कह देता है कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी कैलकुलेट करें। अब हमें पता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है ना? तो वो हमें इक्वेशन में फोर्स भी दे देता है क्वेश्चन में। तो हमने आंसर सॉल्व नहीं करने बैठना होता कि भाई उसने हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, सिर्फ मैथ्स नहीं दिया हुआ। तो हम पहले मैथ्स कैलकुलेट करें, उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी लगा कर फोर्स कैलकुलेट करें, या डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी कैलकुलेट करें। हमने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, तो उसने फोर्स हमें क्वेश्चन में दी होती है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने अकेडमीज़ के टेस्ट में। ये वाला क्वेश्चन आपको अकेडमीज़ के टेस्ट में ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ पर आपने देखना है, अगर फोर्स दी हुई है तो चुप करके आंसर वही लगा देना। ये आंसर ऐसा होता है जिससे आपके 40 to 50 सेकेंड्स बच जाते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद हम ब्रीफली इनर्शिया को देख लेते हैं। इनर्शिया बॉडी की एक स्टेट होती है जिसमें वो बॉडी अपनी अंदर रेजिस्ट, जो भी आ रहा होता है, जो चेंज आ रहा होता है, उसको रेजिस्ट करती है। आप मूव कर रहे हैं तो आपको मूव करते रहना चाहिए। अगर आप स्टॉप होते हैं तो आपकी बॉडी इसमें रेजिस्टेंस लाएगी। अगर आप एक ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन अभी स्लोली मूव कर रही है तो आप उसके साथ मूव कर रहे हैं रिलेटिवली बाहर वाले बंदों की निस्बत। लेकिन जब आप जंप करते हैं ट्रेन से बाहर, तो आप ये नहीं है कि आप ट्रेन से बाहर जंप करते ही डायरेक्ट रुक जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा उसकी ट्रेन की डायरेक्शन में वॉक करनी होगी ताकि आप अपने आप को स्टेबल कर लें। अच्छा, इस इक्वेशन से हमने कुछ देखा क्या? यहाँ हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं, फोर्स का टाइम से रिलेशन। हमने फोर्स का रिलेशन पढ़ा मैथ से और एक्सेलरेशन से। फोर्स मैथ से और एक्सेलरेशन से, ये दो रिलेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब फोर्स का टाइम से रिलेशन देखते हैं। फोर्स का टाइम से क्या रिलेशन है? इन्वर्स, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब ये हमारी इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है, इसे कहते हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन। ये क्या है? टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, इसके बाद टाइम ऑफ कोलिजन का फोर्स पे क्या एक्ट होता है? आपकी बुक में एक एग्जांपल है, एक स्टोन की और फुटबॉल की। वो कहते हैं कि हम अगर स्टोन को थ्रो मतलब किक लगाते हैं तो हम टाइम लगता है 1/100 ऑफ 1 सेकेंड, और अगर फुटबॉल को करते हैं तो टाइम लगता है 10 सेकेंड। इसका पहले ये बताएं कि टाइम ज़्यादा कौन सा है? ये वाला टाइम ज़्यादा है। डिनोमिनेटर जिसका कम हो वो वैल्यू ज़्यादा होती है। ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है। यहाँ टाइम कम लगा, यहाँ टाइम ज़्यादा। इन्वर्स रिलेशन है, जहाँ टाइम कम लगेगा वहाँ फोर्स ज़्यादा।
आपको चोट ज़्यादा कब लगती है, जब आप स्टोन को किक लगाते हैं या फुटबॉल को? ऑब्वियसली जब स्टोन को किक लगाएंगे, है ना। अच्छा, तो अब फोर्स हमें ज़्यादा लगी क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन कम था। टाइम ऑफ कोलिजन कैसे बढ़ा? क्योंकि फुटबॉल थी, इलास्टिसिटी थी, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ा, आपको चोट नहीं लगी, मीन के जो उसकी कोलिजन फोर्स थी वो कम हो गई। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके सर पे जो बाल होते हैं, अगर आप बाल्ड हैं, मतलब गंजे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब आपके सर को चोट पहुंचाने के लिए 5 न्यूटन की फोर्स काफ़ी होगी, क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन जो आपके हेयर्स होते हैं वो कम कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। और अगर वो ना हो तो टाइम ऑफ कोलिजन कम होता है, टाइम के कम होने की वजह से फोर्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको एक और बात बतानी है मैंने न्यूटन सेकंड लॉ के उससे अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स आती है ना न्यूटन सेकंड लॉ में, ये हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? रेजिस्टेंस फोर्स। ये वो फोर्स नहीं है जो बॉडी जो एक्शन फोर्स है, नहीं, ये रिएक्शन फोर्स होती है हमेशा। ये वो फोर्स होती है जो हमें अपोजिट मिल रही होती है। इसका मैंने ये बताना था। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें बस ये देखना है आपने कि इनिशियल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंडीशन क्या है? कि इफ़ अ बॉडी इज इन आइसोलेटेड सिस्टम, कंडीशन ये है कि अगर बॉडी एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, मीन उसके ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नो एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, फ्रिक्शन की भी नहीं, कुछ भी नहीं। मीन के अगर दो बॉल्स हैं, वो एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रही हैं और जाके कोलाइड करती हैं, तो इनके ऊपर अगर मतलब इनके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये सिर्फ जा रही हैं, ठीक है। वेट की भी नहीं, फ्रिक्शन की भी नहीं, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये एक आइडियल कंडीशन होती है, ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। इनिशियल मोमेंटम सारे फाइनल मोमेंटम के इक्वल होते हैं। हम इसको एक फॉर्म दे देते हैं मैथमेटिकल, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम, क्योंकि मैथ तो चेंज नहीं होने लगा, वेलोसिटी चेंज होने लगी है, प्लस m2v2 प्राइम। इसमें आपने इनकी ये वाली वेलोसिटीज़ जो हैं ये देख लेनी है कि ये किसके इक्वल आती हैं, और दूसरा, और इसकी एप्लीकेशंस देख लेनी है, एक वेलोसिटी और गन वाली। ये चीज़ें मैंने ब्रीफली इसलिए डिस्कस की हैं कि ये बताने की नहीं है, आपकी ज़्यादातर बुक में से पढ़ने की हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझे मेरे पेज पे DM कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।